Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Which of the following is not example of endothermic reaction? Alpha decomposition of limestone by heating. याद रखिए जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। जैसे लाइमस्टोन CaCO3 को जब हम डीकम्पोज करेंगे ऑन हीटिंग तो ये भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक। बीटा एवेपोरेशन, वाटर जो है ये एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड स्टेट। जब हम इसे हीट करेंगे ये कन्वर्ट होगा वेपर्स में, या बगैर हीट किए भी कन्वर्ट हो सकता है वेपर्स में। लेकिन कैसे होगा, बाय एब्जॉर्बिंग हीट। इसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। क्यों कि लिक्विड से गैस या वेपर्स बन रहे हैं। लिक्विड में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग जबकि गैसेस में वीक है, तो जब भी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से वीक होंगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। चार्ली, डिसॉल्विंग अमोनियम साल्ट्स इन वाटर। हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और हम इसे किस में ऐड कर दें, वाटर में, तो ये बनता है NH4 प्लस एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसका जो डेल्टा एच है दैट इज प्लस 16.2 किलो जाउल पर मोल, यानी ये भी कैसा है, एंडोथर्मिक। जबकि डेल्टा पे है रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर। लाइम क्या है, CaO है। जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। इसे स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं। और हमने एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है कि ये बेसिकली चूना भी है, यानी आप यूं कह लें कि चूने को पानी में डालें तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। सो द आंसर इज डेल्टा। पूछा क्या था, जो एंडोथर्मिक नहीं है, यानी वो बताना है जो एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर डेल्टा E एंड डेल्टा H। इसको समझने के लिए हम कुछ डाटा देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क के सम के इक्वल होती है। इसी तरह हमने देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज इन इंथैल्पी बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के। चेंज इन इंथैल्पी इक्वल होती है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम वर्क की नोटेशन को देखें कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो उसके लिए देखिए, सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर CaCO3 और HCl डाल देते हैं। ये रिएक्शन जब होगा तो इसके प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जैसे ऊपर को मूव करेगी तो हमने आगे एक पिस्टन वाला छोटा सा सिलेंडर अटैच कर दिया। एक्सपेरिमेंट से पहले पिस्टन यहाँ है, इसका वॉल्यूम V1 इतना सा है। जैसे ये गैस इधर जाके फोर्स लगाएगी तो ये पिस्टन मूव करके आगे आ जाएगा, यानी पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ। अब चूंकि जब सिस्टम इस पर वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयोपैक नोटेशन।
अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप कहते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच के बराबर है और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई के बराबर है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो ये जो सिस्टम हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये कैसे अप्लाई होगा। देखें, अगर हम इस सिस्टम को हीट करें तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो इसका अपना पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो इस सिस्टम की तरह ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। देखिए, जब ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो उससे दो काम करेगा। एक काम ये अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा काम बाकी जो हीट है उसको यूज़ करेगा क्या करने में, वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, आपने इसे फिक्स कर दिया, यहाँ पे पिस्टन ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या नहीं कर सकता, ये वर्क नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो जस्ट और जस्ट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होगा। तो अब जब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और वर्क भी हो रहा है, जबकि यहाँ सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। लिहाजा ये जो QP है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, QV से। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या था कि डेल्टा ई और डेल्टा एच के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं। अल्फा अभी हमने डिस्कस किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और चेंज इन एंथैल्पी बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। बीटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के बराबर है, जबकि चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैयर की जाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अल्फा पे नज़र आ रहा है। चेंज इन एंथैल्पी इज मैयर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी अल्फा पे नज़र आ रहा है। जबकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो QP है वो ग्रेटर है QV से, ना कि QV ग्रेटर है QP से। सो द आंसर इज डेल्टा। Question number 3. The given diagram shows the enthalpy changes during a chemical reaction. This diagram represents a non-spontaneous process. देखें, इंथाल्पी का नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस होने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक हैं और स्पॉन्टेनियस हैं, और ऐसे भी हैं जो एंडोथर्मिक हैं और स्पॉन्टेनियस है। बीटा है एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाला प्रोसेस, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब होगी। देखिए, यहाँ रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी कम है। इसका मतलब जब रिएक्शन हुआ होगा तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ी नहीं बल्कि क्या हुई है, कम। तो कम कहाँ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 4. The branch of chemistry which deals with thermal or heat changes during chemical reactions is, देखिए नाम से ही जाहिर है, जब हम कहते हैं हीट चेंजेस तो आंसर क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री। जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में स्टडी है इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टिशियोमेट्री रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी का नाम है, और टाइट्रीमेट्री दूसरा नाम है टाइट्रेशन का, जो कि असल में टाइप है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जिसमें सपोज अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो एक एसिड जिसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी हमें पता हो, उसके ज़रिए एक बेस की कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं थी हम मालूम करते हैं, बट पहले क्या मालूम करते हैं, वॉल्यूम। तो इसे हम कहते हैं टाइट्रेशन या टाइट्रीमेट्री। Question 5. Which one of the following ionic compounds
हैज़ हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। देखिए यहाँ पे कैटाइन सेम है और एनाइन चेंज हो रहा है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैटिस एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है और चार्ज टू साइज रेशो का लैटिस एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम इन तमाम की लैटिस एनर्जी देखें तो ये लैटिस एनर्जी है। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, FCl Bri सब के ऊपर चार्ज कितना है 1। अगर हम ये कहें कि ये ऊपर वाला जो है ये इनका चार्ज है, लेकिन ऊपर से नीचे जाता है साइज बढ़ता है। सपोज फ्लोराइड का 1 है, क्लोराइड का 2 है, ब्रोमाइड का 3 है, आयोडाइड का 4 है, तो ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो चार्ज टू साइज रेशो कम होगी, लिहाजा साथ वाले आयन यानी सोडियम आयन से अट्रैक्शन भी कम होगी, यानी क्या कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी। क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी NaF की होगी। आंसर अल्फा। क्वेश्चन 6, द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एज हीट if the system and surroundings are at different temperatures. Consider the statements about heat. यानी कहता है जी जो हीट का ट्रांसफ़र है वो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में तभी होता है जब उनके टेम्परेचर में फ़र्क हो। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो तो कभी भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखना है कि उसमें पूछा हुआ क्या है। तो पूछा हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज या आर इनकरेक्ट। अब अल्फा है, इट इज़ अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखें क्योंकि हम कहते हैं ये तो सिस्टम की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी जा सकती है, तो ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द साइन कन्वेंशंस एज पर आयोपेक रिकमेंडेशंस। क्यू पॉजिटिव है कब, जब हीट इज़ लॉस्ट, बिल्कुल गलत। जब हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम होती है तो Q नेगेटिव होता है। Q नेगेटिव है व्हेन हीट इज़ गेन्ड, बिल्कुल गलत। जब हीट गेन होती है तो Q पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तीसरा है द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द इंटरफेस। बिल्कुल जब मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो फिर आंसर क्या हुआ, बीटा। क्वेश्चन 7, द इंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस ईथेन एंड गैसियस ईथेन आर 52 kilojoule per mole and -85 kilojoule per mole respectively at 298 Kelvin. What is the enthalpy change of reaction at 298 Kelvin for the following process? देखें अब हमें C2H4 यानी ईथीन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको बनना किससे चाहिए, उन एलिमेंट से जो इसमें मौजूद हैं। वो कौन से हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन, और वो भी किस स्टेट में, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। वैल्यू कितनी इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, 52 किलोजूल पर मोल। फिर ईथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो ईथेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसे भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में हो, तब ये होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये कितनी है, -85 किलोजूल पर मोल। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी। आप देखिए इस रिएक्शन में C2H6 किसका पार्ट है, प्रोडक्ट का, तो यहाँ दूसरे रिएक्शन में C2H6 प्रोडक्ट का पार्ट है। इसका मतलब दूसरा रिएक्शन तो ऐसे का ऐसा ही होगा। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में C2H4 कहाँ है, रिएक्टेंट्स में है, जबकि पहले रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स में है। यानी ऐसा बनाने के लिए हमें इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। जब हम इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया। अब दूसरी बात क्या है, हमने क्या किया, ये रिएक्शन लिख दिया C2H6 ऐसे का ऐसा, ये उसकी इंथैल्पी। ऊपर हमने क्या किया, इस रिएक्शन को लिखा लेकिन उल्टा करके लिखा, क्योंकि हमने कहा कि हमें क्या चाहिए भला,
C2H4 रिएक्टेंट्स में चाहिए, ना कि प्रोडक्ट्स में। तो अब आप देखें, जैसे ही हमने उल्टा किया तो ये 52 की बजाय -52 कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पहला रिएक्शन है इसमें 2H2 बन रहा है और यहाँ 3H2 यूज़ हो रहा है। इसका मतलब 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितने H2 बचेंगे, 1 H2। जबकि अब आप रिएक्टेंट्स में देखें C2H4 कितने H2, 1 H2, और ये जो 2 कार्बन यहाँ बना था यहाँ यूज़ हो गया, कैंसिल हो गया। आगे क्या होगा, C2H6, इसका जो डेल्टा HF होगा ये इन दोनों के ऐड करने से आएगा। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 8, हीट ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग। तो हीट मेजर करने के लिए क्या होता है, कैलोरी मीटर। सो द आंसर इज अल्फा। पोलैरीमीटर किस मकसद के लिए यूज़ होता है, पोलैरीमीटर ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए यूज़ होता है या ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट घुमा देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। अब वो किस हद तक ऐसा करते हैं, वो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या काम करता है, ये लाइट की एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस मालूम करता है किसी भी कंपाउंड या रिएक्शन मिक्सचर में से। तो इससे आमतौर पर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है, मालूम करता है, इसके ज़रिए भी रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया जा सकता है। तो बहरहाल क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या था कि हीट ऑफ रिएक्शन किससे मेजर करते हैं, तो वो हम करते हैं कैलोरी मीटर से। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच चेंज डेल्टा H इज नेगेटिव। देखिए जो पहली चेंज है, ये एक एलिमेंट को आप सॉलिड फॉर्म से आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, हमेशा एंडोथर्मिक। जैसा कि इसकी वैल्यू कितनी है, +108 किलो जूल पर मोल। जबकि जो दूसरी इंथैल्पी है, इसमें सोडियम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये कौन सी है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और ये +496 किलो जूल पर मोल। चार्ली पे क्या है, हाफ Cl2 गैस है जिसको आप आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्लोरीन की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। इट्स वैल्यू इज +122 किलो जूल पर मोल। जबकि डेल्टा जो है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो हम जानते हैं जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो द नेगेटिव साइन इज फॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 10, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबुलर फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन है जो टेबल की शक्ल में दी हुई है। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ KBr अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज। देखिए हम पढ़ चुके हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल के मुताबिक ये जो 4 इंथैल्पीज हैं, एक पोटाशियम की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एक पोटाशियम की इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ब्रोमीन की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन चारों का सम जो है वो डेल्टा HX है। अगर हम इन चारों की वैल्यूज पुट करके एडअप कर लें तो डेल्टा HX क्या आता है, +280। दूसरी बात, बॉर्न हैबर साइकिल के मुताबिक डेल्टा HF यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HX और लेटेस्ट एनर्जी के सम के बराबर होती। अब डेल्टा HF गिवन है, हम इसे पुट कर देते हैं, या अगर हम इसे रीअरेंज करें क्योंकि ये निकालनी है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब डेल्टा HL हमें चाहिए, डेल्टा HF ये वैल्यू थी, पुट कर दी, डेल्टा HX यहाँ पे लिखा था, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो लेटेस्ट एनर्जी आ गई कितनी, -672। तो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंथैल्पी चेंजेस हैज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखें अगर हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
तो जैसे CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस में है, इसी तरह NO की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस में है। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। बीटा इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, देखिए ये इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड की जो कि पॉजिटिव है, ये इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट की जो नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। 4 लिए लैटिस एनर्जी, देखें ये सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड है फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स, तो ये एक्सो है। और अगर इसका उलट कर दें यानी फॉर्मेशन ऑफ गैशियस पॉजिटिव एंड गैशियस नेगेटिव आयन फ्रॉम सॉलिड आयनिक कंपाउंड, तो ये एंडो है। तो ये भी दोनों हो सकता है। इसका मतलब पक्की बात है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगी, यानी किस साइन से शो होगी, पॉजिटिव साइन से। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 12. If a chemical change takes place by several different routes, the overall energy change is the same, regardless of the route by which the chemical change occurs, provided the initial and final conditions are the same. This is according to, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये हेसेस लॉ है। जैसा कि यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ओवरऑल रिएक्शन है, स्टेप वाइज क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 में CO, फिर थोड़ी और O2 CO2, ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के सम के बराबर होगा। अब अगर हमें फ़र्ज़ किया कि डेल्टा H भी पता हो डेल्टा H2 भी पता हो तो हम डेल्टा H1 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब इसको साबित करना चाहें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ये स्टेटमेंट सही है, तो ये बिल्कुल सही है। डेल्टा H चूँकि -393 है, डेल्टा H1 -110 है, एच H2 -283 है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ओवरऑल एनर्जी चेंज चाहे जो मर्जी रूट इख्तियार करें क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये हमें बेसिकली अफेक्ट बताता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का। जाउल्स लॉ, अगर जाउल थॉमसन इफेक्ट है तो सडन एक्सपेंशन गैसेस ऑफ कॉजेज कूलिंग, इसे कहते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक और डेफिनेशन भी है कि बेसिकली सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन किसकी शक्ल में, हीट और वर्क की शक्ल में। बेसिकली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा फिर वो हीट और वर्क का सम होगा। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 13, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूजुअली used for the accurate determination of enthalpy। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए यूज होता है, तो आंसर अल्फा। अगर ग्लास कैलोरीमीटर हो तो ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन के लिए यूज होता है। अब चूंकि हमसे पूछा हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए आंसर अल्फा। अगर यहाँ पूछा होता ग्लास कैलोरीमीटर तो आंसर क्या होता, फिर इसमें चार्ली भी हो सकता था, डेल्टा भी हो सकता था, बीटा भी हो सकता था। कुछ कंपाउंड्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए भी ये ग्लास कैलोरीमीटर यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बेस्ट शोज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जब हम कह ही रहे हैं एंडोथर्मिक तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब एब्जॉर्ब होगी तो प्रोसेस कैसा होता, एंडोथर्मिक होगा। अगर एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी लाजमी ज़्यादा होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें किस में दिखाई दे रही है, बीटा में। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच इज़ नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए SO2 से SO3 का बनना एक्सोथर्मिक है, N2 और O2 से NO का बनना एंडोथर्मिक है।
इसी तरह Fe और वाटर से Fe3O4 का बनना एंडोथर्मिक है, H2I2 से Hi का बनना भी एंडोथर्मिक है. सो द आंसर इज अल्फा. Question 16. Which of the following is not standard condition for the thermochemical measurements? Standard conditions कौन सी होती हैं? देखिए उसके लिए हमेशा प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होता, 298 केल्विन होता है. तो फिर बीटा क्या हो गया? गलत. चार्ली सब्सटेंस इन देयर नॉर्मल फिजिकल स्टेट फॉर दीज कंडीशन, बिल्कुल ठीक. और कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट एक्टिविटी यानी कितने मोलर सोल्यूशन होना चाहिए जब भी 1 मोलर. तो इनमें गलत बात कौन सी थी? बीटा. क्वेश्चन 17. द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. अब देखें इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? ये के सॉलिड से के पॉजिटिव गैस बन रहा है. तो असल में ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होगा. पहला स्टेप क्या होगा कि जो के सॉलिड है ये कन्वर्ट होगा के गैस में. तो ये क्या होगी? ये असल में डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन होगी. फिर क्या होगा? जब ये पोटाशियम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में आ जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बना देगा के पॉजिटिव. अब ये क्या होगी? डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल कौन सा रिएक्शन है जिसमें के से के प्लस गैस बन रहा है विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये इन 2 चीज़ों का सम है और ये कहाँ दिखाई दे रहा है? डेल्टा पे. सो द आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 18. 24 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न in a bomb calorimeter and temperature recorded is 6 Kelvin. Calculate the enthalpy of combustion of graphite if the heat capacity of calorimeter is 100 joule per Kelvin. अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है कि हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की कितनी है? ये है 100 जाउल पर केल्विन. अब डेल्टा टी कितना है? 6 केल्विन. हीट गेन्ड बाय द सिस्टम कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी. सी कितना था? 100, डेल्टा टी था 6, तो यह आंसर आ गया 600 किलो जाउल. अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे थे? ग्रेफाइट का मैस कितना था? 24. ग्रेफाइट क्या है? कार्बन. मोलर मैस 12 है, तो कितने मोल हो गए? 2 मोल. अब पर मोल वैल्यू कैसे आएगी? जितनी उसकी हीट थी उसको नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया 300 किलो जाउल पर मोल. लेकिन चूंकि प्रोसेस कौन सा था? कंबस्शन. कंबस्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक. तो साइन क्या होगी? नेगेटिव. तो आंसर हो जाएगा -300 किलो जाउल पर मोल. द आंसर इज अल्फा. Question 19. Which value of heat of formation indicates the products is the least stable? याद रखिए जितना कोई रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है उतने उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जितना कोई रिएक्शन ज़्यादा एंडोथर्मिक होता है उतने उसके प्रोडक्ट्स कम स्टेबल होते हैं. तो अगर हमसे मोस्ट स्टेबल पूछा जाता तो अल्फा होता, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक है. पूछा हुआ है लीस्ट स्टेबल, तो हम ढूंढेंगे मोस्ट एंडोथर्मिक. सो द आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 20. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज. अब इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बने. अब देखिए वो अमोनिया की पूछी हुई है, तो अमोनिया का 1 मोल सिर्फ अल्फा और चार्ली में बन रहा है, जबकि बीटा और डेल्टा में इसके अलावा भी कुछ बन रहा है, तो ये गलत होगा. अब किससे बनना चाहिए? उन एलिमेंट से जो उसमें मौजूद हैं, और ज़ाहिर सी बात है इक्वेशन भी बैलेंस होनी चाहिए. तो अल्फा बैलेंस नहीं है, बैलेंस कौन सा है? चार्ली. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 21. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट्स ऑफ. अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो देखिए ये एंडो और एक्सो के ग्राफ हैं.
एक्सोथर्मिक में हमें हीट कंटेंट के बारे में क्या नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट्स के हीट कंटेंट ज़्यादा हैं जबकि प्रोडक्ट्स के हीट कंटेंट कम हैं। तो अल्फा है प्रोडक्ट्स आर मोर देन द रिएक्टेंट्स, तो ये तो किसके लिए हो गया, एंडो के लिए गलत। रिएक्टेंट्स आर मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये ठीक है, तो आंसर बीटा। क्वेश्चन 22, इंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द material that reacts. All of the following statements are correct about it except पहली, enthalpy of a system cannot be measured but delta H can be measured when heat energy is exchanged with the surrounding. बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये क्या है, state function. The symbol delta is often used to measure change in quantity. बिल्कुल ठीक. The unit of delta H is kilojoule per mole. सही. डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, बिल्कुल गलत। हमेशा डेल्टा एच प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी माइनस करके आता है, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, लैटिस एनर्जी इज वेरी यूजफुल इन डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये तीनों बेसिकली लैटिस एनर्जी की एप्लीकेशंस हैं, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग आर डिस्क्राइब्ड एज एक्सोथर्मिक। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इंक्रीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अल्फा क्या है कि द कंबस्शन ऑफ फ्यूल। देखें कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है और इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी असल में कंबस्शन ही है, ये भी वैसा ही होगा। फोटोसेंसिस क्या होता है, फोटोसेंसिस में बेसिकली सनलाइट यूज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं है बल्कि एंडोथर्मिक है। डेल्टा रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, सोडियम का वाटर से रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इनमें एंडोथर्मिक कौन सा था, चार्ली, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 25, एन इक्वेशन विच इंडिकेट्स फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एक ऐसी इक्वेशन जो फिजिकल स्टेट भी शो करती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, किसके साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन 2H2 गैस प्लस O2 गैस बनता है 2H2O लिक्विड। अब इसका जो डेल्टा H है वो है -285.58 किलो जाउल पर मोल। अब इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट भी मेंशन है और इस केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है वो भी मेंशन है, तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम जस्ट ऐसे लिखें कि 2H2 प्लस O2 बनता है 2H2O, तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन क्या होती है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी आयन्स इन्वॉल्व हैं उनको शो कर दें तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्वेशन कहते हैं। ये आमतौर पे रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ होती है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है कि अगर हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर, यानी हम रिएक्टेंट्स भी लिख दें प्रोडक्ट्स भी लिख दें, लेकिन इस इक्वेशन को बैलेंस ना करें तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, स्केलेटल इक्वेशन। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंतहाई डिटेल के साथ हमने पढ़ा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल है हीट और वर्क के सम के, सो द आंसर इज चार्ली। Question 27, for which of the following reactions does the value of delta H represent both a standard enthalpy change of combustion and a standard enthalpy change of formation। तो अब कंबस्शन के लिए हमें रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन चाहिए और प्रोडक्ट्स में CO2 चाहिए,
तो अब देखिए बीटा में CO2 नहीं है, तो इसका मतलब गलत। अब जो हमारे पास अल्फा है, ये CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है। क्यों कि CO2 उन एलिमेंट से बन रहा है जो इसमें मौजूद हैं, और वो भी किस स्टेट में मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। जबकि ये कार्बन की बर्निंग भी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ऐसी सिचुएशन और किसी जगह में दिखाई नहीं दे रही। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 28, हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी। आंसर चार्ली। जबकि इंटरनल एनर्जी क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी। जी क्या है, फ्री एनर्जी है, और एस एंट्रोपी है। फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसे किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी। और एंट्रोपी क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डरनेस है उसकी मेजरमेंट को एंट्रोपी कहते हैं। क्वेश्चन 29, इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ठीक। इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में नॉट टेक प्लेस। देखिए कहता है जी स्टेट ऑफ द सिस्टम में चेंज, लेकिन स्टेट इनिशियल से फाइनल या कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। बीटा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में चेंज, वो भी चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस, जाहिर सी बात है वो भी हो सकता है। रूट ऑफ द सिस्टम में चेंज, बिल्कुल गलत, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, वो रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो द आंसर इज डेल्टा। Which one of the following is involved in determining enthalpy change in chemical reaction? अब सबसे पहली बात यह है कि चूंकि इंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है, तो चेंज तो हम सिर्फ और सिर्फ कैसे निकालते हैं कि डेल्टा H बराबर है किसके, H2 माइनस H1। इसका मतलब इंथैल्पी चेंज की मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। तो वो कहाँ मौजूद है, चार्ली। So the answer is Charlie. Question 31. Which of the following is या are applications of first law of thermodynamics, which is also known as law of conservation of energy? To study process at constant volume only. देखें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये इक्वल होती है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह हमने स्टडी किया कि चेंज इन इंथैल्पी बराबर होती है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इस पे भी हम मेजर करते हैं। तो आंसर क्या होगा, चार्ली, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 32, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2 इज, अभी हमने डिस्कस किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 की कितनी होती है, -393.7 किलो जॉल पर मोल। तो ये इनमें से माइनस के साथ किसके करीब है, बीटा के। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। तो हमने दो ही चीज़ें डिस्कस की हैं, एक हीट और एक वर्क, जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। वो क्या हो सकता है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम या एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इसी तरह वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। जबकि बाकी सब क्या हैं, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 34, बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन of an aqueous solution of NH4Cl from ammonia gas and HCl gas. The results for the various reactions are as follows. मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। अब पूछा हुआ क्या है कि डेल्टा HF ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या होगा। देखिए इसमें पहले अमोनिया गैस एक्वस सोल्यूशन में एक्वस अमोनिया बनेगी, फिर HCl एक्वस बनेगा कब, HCl गैस और वाटर की प्रेजेंस में। फिर जब अमोनिया एक्वस और HCl एक्वस का रिएक्शन होगा तो NH4Cl एक्वस बन जाएगा।
अब देखिए चूंकि हमें चाहिए भी यही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, तो गौर से देखिए ये यहाँ पे बनेगा, इधर यूज़ हो जाएगा, ये HCl एक्वस यहाँ बनेगा, यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो असल में हमारे पास क्या हुआ कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया बन गया, किससे, NH3 गैस और HCl गैस है। तो हमने सिंपली इन तमाम इंथाल्पीज़ को एज सच क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब आप इन 3 इंथाल्पीज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अल्फा। क्वेश्चन 35, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या है? इंथाल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक। इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, द इंथाल्पी चेंज इज दैट विच in when 1 mole of a substance is burnt in excess air। बिल्कुल ठीक। enthalpy of atomization, the enthalpy change is that when 1 mole of gaseous atoms are formed from its compound under standard conditions। बिल्कुल गलत, कंपाउंड के लिए नहीं होती है, ये किसके लिए होती है, एलिमेंट के लिए। सो द आंसर विल बी चार्ली। डेल्टा है enthalpy of neutralization, the enthalpy change is that when 1 mole of water is formed by the reaction of 1 mole of H-ion from an acid and 1 mole of OH-ion from a base। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर चार्ली। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।